एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। पिछले क्लास में हमने सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमें कई सारे एलिमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है, यानी उनके गुण बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का सिमिलर होना बिल्कुल से रैंडम नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी है, गुणों में समानता है, ये एक पैटर्न के तहत चलती हैं, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ खुद को पीरियोडिकली रिपीट कर रही हैं, इसीलिए इन प्रॉपर्टीज़ का नाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स दैट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन अ पीरियोडिक टेबल। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पीरियोडिक टेबल में वे सारी प्रॉपर्टीज़ जो खुद को एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल के बाद, एक पीरियोडिकल पैटर्न के बाद रिपीट करें, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब समझते हैं इसका कारण क्या है। तो इसका कारण तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर्स में, लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद करवा दूँ कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम लोग एक बात जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके वैलेंस शेल में मौजूद, यानी आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेना देना ही नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका बाहरी कन्फिग्रेशन, यानी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, यानी वो लोग जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल का वो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण वे सारे एलिमेंट्स एक ही तरीके का बिहेवियर शो करेंगे। अब उनके साइज और नंबर ऑफ पीरियड्स के कारण थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ऑल ऑफ देम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का कॉज क्या है, क्यों बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कारण सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आइए समझते हैं कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है क्या क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पहला है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, यानी किसी भी एटम का साइज। अब क्योंकि हम एटम को स्फेरिकल मानते हैं तो कई बार हम एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस से भी डिनोट कर सकते हैं। जितना बड़ा किसी एटम का रेडियस होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। अब ये साइज डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड कैसे किस तरीके से वेरी करता है, ये हमें डिटेल वाइज समझना है। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। कौन सा एलिमेंट कितने अच्छे से मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। जब हम पीरियड वाइज आगे बढ़ेंगे या ग्रुप वाइज आगे बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर के साथ क्या होगा, यानी एलिमेंट्स की मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, ये सब हमें आगे पढ़ना है डिटेल वाइज। अभी बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं। थर्ड है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स की तरह ही नॉन मेटल्स भी होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि नॉन मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके खुद पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि आयन किन्हें कहते हैं। आयन उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जो अपने ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयंस।
सो आयनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट आयन में कन्वर्ट हो जाता है या कोई भी पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन पोटेंशियल उस एनर्जी के अमाउंट को कहा जाता है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसे कैटायन बना दे। सिंपली कहे तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कैटायन बनाने के लिए, वही है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। डीपली इसे हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये ठीक आयनाइजेशन पोटेंशियल का अपोजिट है। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी, वैसे ही कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं रेदर देन लूज करना। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इसे ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, आप परेशान मत हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards it. मतलब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं HCl से। ये जो मॉलिक्यूल है HCl का, इसमें हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड फॉर्म किया है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब जितना हाइड्रोजन की तरफ उनका ओरिएंटेशन है, उतना ही क्लोरीन की तरफ भी वो झुके हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्षमता है, वो टेंडेंसी है जिससे ये पता चलता है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रख सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स की टेंडेंसी को बताता है कि वो कितने हद तक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकते हैं। हम लोग आगे एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज और रेडियस की तरफ चलते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम लोग दो तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन ये कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। मतलब पहला डेफिनेशन ये समझाना चाह रहा है कि एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम के बीचों बीच मौजूद न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी को कहते हैं। हम लोग इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और मान लीजिए यहाँ कहीं इसका सेंटर है। इसके अराउंड काफ़ी सारे शेल्स मौजूद होंगे। मान लीजिए ये शेल इसका वैलेंस शेल है। यहाँ सेंटर से लेके इस वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे ही हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसे R से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से लेके किसी भी एटम के वैलेंस शेल तक की जो दूरी है, उसे हम लोग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कह सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स आपस में कंबाइंड है। इस केस में हम एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? इन एटम्स के न्यूक्लियाई, यानी दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए ये पहला एटम है एंड ये दूसरा एटम है। ये इन दोनों एटम्स का सेंटर है। इन दोनों एटम्स के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन
लेट्स सपोज इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस d है. सो द एटॉमिक रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस. यानी ये जो एटॉमिक रेडियस है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा होगा. सो दीज आर द टू वेज टू डिफाइन. आपका बुक इन दो तरीकों से एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करता है. आप चाहे तो एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. अब समझ लेते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में. ऐसे तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, लेकिन ये जो एटॉमिक रेडियस है, अब आप जानते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा होता है, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -12 के रेंज में होता है. सो जो यूनिट्स हैं वो है एंगस्ट्रम. 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर. ठीक है, इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. और पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मीन्स 10 टू द पावर -12 मीटर. तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये दोनों कितनी छोटी यूनिट्स हैं. आई होप आप सभी को ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी. आइए समझते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला, नंबर ऑफ शेल्स. किसी एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं. ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी एटम में शेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो एटम का साइज भी बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एटम है जिसके 3 शेल्स है और एक ऐसा एटम है जिसके सिर्फ 2 ही शेल्स हैं. सो हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल तक की दूरी को कहते हैं. अगर किसी में शेल्स की संख्या ज़्यादा है तो न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती जाएगी. इस वाले शेल में जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज इसे हम R1 कहते हैं, और यहाँ पे सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी है उसे हम R2 कहते हैं. तो क्लियरली R1 इज़ ग्रेटर देन R2. तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज. जितनी संख्या में शेल्स होंगे किसी एटम के अंदर उतना ही बड़ा उस एटम का साइज होगा. हम इनसे रिलेटेड ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है. हालांकि कुछ आइडिया हमें पहले से ही है. पीरियोडिक टेबल में विद इन अ पीरियड, किसी सेम पीरियड में शेल्स की संख्या नहीं बढ़ती, शेल्स की संख्या फिक्स रहती है, तो वहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ता नहीं. लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हर एक पीरियड के बाद एक एक शेल बढ़ता जाता है, जिसके कारण जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे, किसी ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे, एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है. इसीलिए लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है पोटेशियम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज. व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस की वजह से होने वाला चार्ज. अब न्यूक्लियस में चार्ज कॉज करने वाले पार्टिकल्स प्रोटॉन्स है. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ एटम को मास प्रोवाइड करते हैं. लेकिन न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रोवाइडिंग पार्टिकल्स है वो है प्रोटॉन्स. तो जितनी संख्या में प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज होगा. अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर के शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. तो किसी एटम के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही छोटा उसका साइज होगा, क्योंकि जितना तेज़ी से न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा उतना ही साइज श्रिंक होता चला जाएगा, साइज छोटा होता चला जाएगा. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज. जैसे जैसे न्यूक्लियस में एंटिटीज़ यानी प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एटम का साइज छोटा होता जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इसके भी ट्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे. न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट जाने पे किस तरीके से बढ़ता है या कम होता है. चलिए आइए समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में किस तरीके का ट्रेंड होता है. ट्रेंड मतलब पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं सारे एलिमेंट्स
जब हम लोग उनका एटॉमिक रेडियस देखते हैं। सो डाउन अ ग्रुप क्या होता है, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिख रखा है जो कि आपके बुक में से ही है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो अराउंड 37 पिकोमीटर होता है, यानी 37 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, विच इज़ रियली स्मॉल। देन उसके बाद लिथियम 152 पिकोमीटर, सोडियम 186 पिकोमीटर, पोटासियम 231 पिकोमीटर, रुबिडियम 244 एंड देन सीजियम 262। सो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। द रीज़न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक एक शेल बढ़ता चला जाता है, यानी डाउन अ ग्रुप हाइड्रोजन में देयर इज ओनली 1 शेल प्रेजेंट, लिथियम में 2 शेल है, के और एल शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6। तो एक एक शेल बढ़ता चला जा रहा है। हर एक शेल एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट करेगा, यानी एक एक शेल के बढ़ने से न्यूक्लियस से दूरी और बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द साइज increases whenever we move from top to bottom। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो एलिमेंट्स का साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वैसे ही ग्रुप 17 में फ्लोरीन सबसे छोटा है, देन उसके बाद उससे बड़ा क्लोरीन, देन ब्रोमीन। इसे मैंने ऐसे लिखा है लेकिन आप ग्रुप वाइज समझना इसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन एस्टेटीन। फ्लोरीन का साइज 64 पिकोमीटर, क्लोरीन 99, ब्रोमीन 114, आयोडीन 133 एंड एस्टेटीन द लार्जेस्ट 140 पिकोमीटर। इससे एक बात क्लियर है कि किसी एक ग्रुप में अगर आपको एटम्स का साइज कंपेयर करने बोला जाए तो आप बिना किसी झिझक के तुरंत ही बता सकते हो, जो जितना नीचे होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा और जो जितना टॉप पे होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड। किसी सेम पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, यस लेफ्ट टू राइट, तब एटम के साइज के साथ क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एटम का साइज श्रिंक होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये सारे सेम पीरियड के एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लिथियम, बेरिलियम। सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर, बेरिलियम 112, बोरॉन 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 70, ऑक्सीजन 66 एंड लास्टली फ्लोरीन 64 पिकोमीटर। ये शो करता है कि किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तब एटम का साइज श्रिंक होता जाता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज क्वाइट सिंपल। इन सभी में किसी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में नंबर ऑफ शेल्स तो फिक्स होते हैं, यानी लिथियम में भी 2 ही शेल्स मौजूद हैं, बेरिलियम में भी 2 ही शेल्स मौजूद हैं, बोरॉन में भी, कार्बन में भी, नाइट्रोजन में भी। इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है: 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6 and 2 and 7। सो इतने से ही जगह में नंबर ऑफ एंटिटीज बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब जगह तो फिक्स है लेकिन न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब प्रोटॉन्स के बढ़ने से क्या होगा? जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि बीचों बीच न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी तेज़ अट्रैक्शन फील होगा। अगर शेल्स बढ़ते जाते तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लेक्ट होता जाता, यानी उतना भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। सो इन सब में सेम नंबर ऑफ शेल्स है लेकिन न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, यहाँ न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9 प्रोटॉन्स मिलके उतनी ही जगह में इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखे हुए हैं, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण एटम का साइज श्रिंक होता जाएगा। सो कंक्लूजन ये है कि अक्रॉस अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस।
सो ये बात आप याद रखना, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड, down a group the size increases, the reason you already know, due to the increase in the number of shells within an atom. Across a period the size of an atom decreases because the nuclear charge keeps getting higher. So न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यू मे नोट इट डाउन। सो देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, हर पीरियड के लास्ट में नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है। वो लोग एक एक्सेप्शन है, नोबल गैसेस इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। सो हम लोग नोट कर सकते हैं इनर्ट या नोबल गैसेस। ट्रेंड के हिसाब से इनका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था किसी पीरियड में, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनका साइज बड़ा होता है। द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे का कारण ये है कि इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में, एज वी ऑल नो, देयर आर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8, 18 वो कंप्लीट होते हैं। वी नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनके बीच रिपल्शंस हाई होते हैं, रिपल्शंस बहुत तेज़ होती हैं, जिनके कारण ये लोग दूर दूर रहना पसंद करते हैं। वैसे ही जैसे अगर आप मैग्नेट के दोनों लाइक पोल्स को, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को सामने लाओगे तो वो लोग रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दूर जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैसेस के, वो लोग अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दूर दूर भागना पसंद करते हैं, मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल। अब वो एस्केप तो नहीं कर सकते एटम को, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज स्टिल देयर, प्रोटॉन्स उनको अभी भी पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन अपनी ताकत से, अपनी रिपल्सिव ताकत से वो जितने दूर जा सकते हैं वे चले जाते हैं। इसीलिए उनका साइज इस ट्रेंड को फॉलो ना करके बाकियों से बड़ा होता है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। को साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।